आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ देखते हैं। इसमें पहला प्रॉब्लम, 2 पॉइंट चार्ज है -e और -3 ए और बी पॉइंट पर रखे गए हैं। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। तो हमको ऐसे पॉइंट को बताना है जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सपोज करिए कि वह पॉइंट P है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -e के कारण EA होगा टुवार्ड्स PA, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -3A E भी डिनोट किया गया है, ये होगा टुवार्ड्स PB। इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 होगा। तो इसलिए इस पॉइंट P का लोकेशन हम A से X एज्यूम कर लिए। तो दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो इससे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह r-x हो जाएगा। अब हम लोग EA = EB करेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करेंगे। EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -E 1/4πε0 चार्ज अपान डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज 1/4πε0 वैल्यू ऑफ द चार्ज 3 अपान इससे पॉइंट का डिस्टेंस r-x²। कैंसिलेशन लॉ से दोनों कैंसिल हो गया, E भी कैंसिल हो गया। बच्चों इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 3x² = r-x का होल स्क्वायर। 3x² इसका होल स्क्वायर करेंगे आप a - b होल स्क्वायर से r² + x² - 2rx। इन तीनों टर्म को इधर हम ला दिए। 3x² - x² 2x² हो गया, और जो -2rx है इधर आके +2rx हो गया, और -r² = 0। 10th में आप सभी ने सीखा है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c। इसको हम कंपेयर अगर कर देंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2r और c की वैल्यू -r² होगा। इसको बच्चों दो तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे स्टेप को। या तो आप फैक्टर कर दीजिए, अगर आपको फैक्टर नहीं इजीली समझ में आ रहा है तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू 2r, यहाँ पर b का स्क्वायर तो 2r का स्क्वायर 4r² हो गया। 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -r²। ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 2 = 8r² और 4r² मिलके 12r² हो गया। तो इस तरह से -2r + -12r²। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज √12 को आप लिख सकते हैं 2√3। फिर दोनों में 2 कॉमन करके नीचे से आप कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह से रिजल्ट आपको मिला -r ± r√3/2। अब यहाँ पर बच्चों +-2 है, तो हम लोग एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं। तो अगर हम लोग बीच में पॉजिटिव साइन लें तो हमें रिजल्ट मिलेगा x = -r + r√3/2। अब बच्चों इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि √3 आपका 1 से बड़ा होगा, इसलिए ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आप बीच में नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब आपके सामने 2 आंसर है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा कौन सा आंसर है, दोनों आंसर है या एक आंसर है। तो माइनस आने का मतलब
कि यह जो हम सेपरेशन x इधर लिए हैं P पॉइंट, हमारा P पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस x एज्यूम किया, तो x नेगेटिव आने का मतलब ये लोकेशन इधर है। अगर हमारा P पॉइंट यहाँ आ जाए इस जगह पर, तो आप देखिएगा क्या यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। नेगेटिव के नाते, इस पॉइंट के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर की ओर होगा और इसके नाते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इसलिए ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे और आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर 2 पॉइंट चार्ज है और हमको ऐसे पॉइंट को सर्च करना है जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखते हुए जीरो किस पॉइंट पर होगा उसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। एक स्क्वायर है, उसकी साइड 2 cm है और इस स्क्वायर का जो नाम लिया गया है ABCD। A पॉइंट पर -2Q, B पॉइंट पर +2Q और C पॉइंट पर -Q और D पॉइंट पर +Q चार्ज रखा गया है। प्रॉब्लम यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस O पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर ये एक स्क्वायर है तो सेंटर से चारों पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, उसको हम R एज्यूम कर लिए हैं। जो Q की वैल्यू है वो 0.02 माइक्रोकूलाम है और O पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर जब 4 पॉइंट चार्ज है तो चारों के नाते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसको दो आप देखिए, जो डायगोनल के अपोजिट हैं उन दोनों को आप पहले देखिए। जैसे A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये निगेटिव है तो इसके नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ देखिए दूसरे डायग्राम में EA टुवार्ड्स A की ओर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0, जिसको हम K लिख रहे हैं, K चार्ज 2Q/r² एलॉन्ग OA। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया ड्यू टू -2Q और इसके सामने -Q चार्ज है, तो इस माइनस के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको EC से डिनोट किए हैं और इसकी वैल्यू होगी KQ/r²। तो आप दो सॉल्व करिए, तो ये जो दोनों वेक्टर है EA और EC, ये दोनों जस्ट अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर अपोजिट होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े मैग्नीट्यूड से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा EA में 2Q है, EC में Q है, इसलिए ये वैल्यू बड़ा है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का आपका जो होगा उसको E1 से हम डिनोट कर रहे हैं और उसे निकालेंगे आप EA - EC करके। तो इन दोनों का आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। EA की वैल्यू K 2Q/r² और EC की वैल्यू KQ/r² यहाँ पर पुट कर दिए। अब यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो सीधे आप समझिए K कॉमन है, r² कॉमन है, 2Q में से Q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो Q आपका बच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। लेकिन बच्चों यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ड्यू टू EA एंड EC, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। अब EA और EC में जो बड़ा वेक्टर है उसके अलांग इसका डायरेक्शन होगा, तो EA आपका बड़ा है इसलिए इसका डायरेक्शन होगा अलांग OA। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट आपको जो मिला वो अलांग OA आपका मिल गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बाकी जो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनको लेते हैं। B और D पर जो पॉइंट चार्ज है, अब उनके डायरेक्शन को आप देखेंगे तो B पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव से दूर होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पॉइंट पर है उसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड EB होगा। देखिएगा डायरेक्शन हो जाएगा OD
और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, तो उसको डिनोट किया गया है ED से। तो अब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, ये चार्ज 2Q है, डिस्टेंस R है, ये चार्ज Q है, ये डिस्टेंस R है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। EB और ED पर ध्यान दीजिएगा। तो EB की वैल्यू हो जाएगी ड्यू टू B पॉइंट पे जो चार्ज 2Q है K2Q/r², और AD की वैल्यू हो जाएगी KQ/r²। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। दो वेक्टर अपोजिट है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, 2Q है, ये Q है, बाकी दोनों में कैरेक्टर सेम है, इसलिए आप इसमें से ये माइनस करेंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम E2 से डिनोट कर रहे हैं। तो E2 इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा KQ/r²। लेकिन यहाँ फिर एक चीज़ आपको समझना है कि ED और EB का जो रिजल्टेंट E2 आया उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन जो दोनों में बड़ा है उसके अलांग होगा, यानी अलांग OD होगा, अलांग OD आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि EA और EC का रिजल्टेंट अलांग OA मिला, और EB और ED का रिजल्टेंट अलांग OD मिला। अब जो चार वेक्टर थे वो सॉल्व हो करके दो में कन्वर्ट हो गए। अब आप उन दोनों को ध्यान दीजिएगा कि उन दोनों की क्या सिचुएशन होगी। तो अब आप सबसे नीचे के डायग्राम पे ध्यान देंगे। बाकी एक पॉइंट और आप समझेंगे कि अगर उसकी साइड 2 2 है तो उसका जो पूरा डायगोनल होगा वो 2√2 हो जाएगा। इसका जो हाफ है उसी को हम R एज्यूम किए हैं, तो R की वैल्यू हो जाएगी √2। तो ये तो वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो EA और EC का जो रिजल्टेंट आया वो E1 इधर की ओर है, और EB और ED का रिजल्टेंट आया E2 जो इधर की ओर है। अब इस स्क्वायर में आप सभी को पता है कि ये 90 डिग्री होता है, दोनों डायगोनल के बीच का एंगल। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट कैसे आप निकालते थे वेक्टर रूल से, रिजल्टेंट इक्वल टू √P² + Q², मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू √E1² + E2²। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यह जो E1 है वो KQ/r² है, और जो E2 है वो भी KQ/r² है। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, डायरेक्शन आपका अलग अलग है, डायरेक्शन केवल अलग अलग है। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं तो यानी उनका रिजल्टेंट सीधे आप याद रख सकते हैं कि E√2। अब E1 E2 दोनों इक्वल है, इसीलिए देखिएगा यहाँ पर E1 हमने रख दिया। √E1² + E1² दोनों ऐड हो जाएगा 2E1², E1 का स्क्वायर रूट E1 हो गया और 2 अंडर रूट में आ गया। तो इस तरह से जो E1 E2 है उसकी वैल्यू हमें आप पुट कर दिए KQ/r²√2। बच्चों इस तरह से जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तब आप न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में पुट करिए, जैसा कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में कि जो चार्ज की वैल्यू है वो आपका है 0.02 माइक्रोकूलम, और ये साइड आपका 2 है, तो ये पूरा डायगोनल आपका हो जाएगा 2√2, तो R की वैल्यू हो जाएगी √2। तो इस तरह से बीच में अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू बार बार रख करके कैलकुलेट करते हैं तो आपका अनावश्यक समय नष्ट होगा। इसलिए सही तरीका ये होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को थ्योरेटिकल जिस तरह से आप डेरिवेशन करते हैं उस डेरिवेशन प्रोसीजर से सॉल्व कर लीजिए। अब ये लास्ट स्टेप मिल गया है। अब यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, R की वैल्यू इजीली रख दीजिए और दो लाइन में कैलकुलेट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर कई पॉइंट चार्ज है तो वो स्क्वायर शेप में है या
रेक्टेंगुलर कॉर्नर पर प्लेस किए गया है या ट्रायंगल शेप में है तो उसका आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन मिल्कन आयल ड्रॉप ऑपरेटस, तो ये मिल्कन आयल ड्रॉप ऑपरेटस से हम लोग चार्ज और मास का रेशियो निकालते हैं। इसमें एक आयल ड्रॉप दिया गया है, इसका रेडियस दिया है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जी की वैल्यू और इसका डेंसिटी दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसमें एक चार्ज ड्रॉप हवा में ऐसे लटक रहा है, तो इसका मास कभी पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है इस पे कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, कभी डेंसिटी पूछा जाता है, कभी रेडियस पूछा जाता है। तो इसमें कई क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे आप सीखेंगे। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज जो ड्रॉप है वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है। तो ये क्यों हवा में लटकेगा, इस पर पहले आप लोग सीखिएगा कि कैसे लटक रहा है। तो इसका जो वेट है W वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी mg, W = mg। और चूंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इस पे फोर्स काम करेगा। और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी F = QE। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो तो उस कंडीशन में ये जो ड्रॉप है वो हवा में लटक जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस जो ड्रॉप है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं चार्ज होने के कारण। तो इसको हम लोग कैसे, क्या इसमें रिलेशन बनता है देखिएगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F = वेट ऑफ द ड्रॉप, F = W। F को आप पुट कर देंगे F = QE और W को आप पुट कर देंगे mg। अब इसमें जो भी अननोन कैरेक्टर होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब Q = Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका E एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। mg आप सभी को पता है डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह पे पुट कर देंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी अगर ये एक ड्रॉप है तो इसका शेप स्फेरिकल होगा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। ये v की जगह पर इतना पोर्शन पुट किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप g, स्मॉल ई कैपिटल ई, ये दोनों आप डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इस दिए गए रिलेशन से आप कोई भी अननोन कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन हो तो उसे निकाल सकते हैं। अगर मास दिया गया हो तो आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप मास पुट करेंगे। अगर वेट दिया हो तो सीधे यहाँ पे आप रख देंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन रेज किया जाता है Q = केवल mg से क्वेश्चन पूछता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E = हो जाएगा mg/Q हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें किसी भी स्टेप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी डायरेक्शन आपको बताना होता है, तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप है तो उस पर जो फोर्स लगेगा QE वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स होगा, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड ही होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम लोग इसमें जो गिवन डेटा है उसको हम पुट कर दें 4/3
पाई की वैल्यू, रेडियस का क्यूब, और ये आपका जी, ये डेंसिटी यहाँ पुट कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड 5 पॉइंट इंटू 10⁴। जब भी आप कैलकुलेशन करिए तो कैलकुलेशन में एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को बार बार आपको बताते हैं कि जैसे 4 पाई 9.8 ये सब आपके बिना पावर के वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको आप आगे रख लीजिए। जो 10 के पावर के कैरेक्टर होते हैं उन सबको एक साथ सॉल्व करना चाहिए, इसको इसके बीच में नहीं उलझाना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे जो डेसिमल है वो रिप्लेस हो जाए। जैसे 10⁻³ है तो अगर ये डेसिमल आप रिप्लेस कर देंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा। इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अगर ये दोनों आप रिप्लेस कर देंगे तो 10⁻4 के बजाय 10⁻² हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो डेसिमल के कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग फ्री कर लेते हैं, डेसिमल से फ्री कर लेते हैं, और बाकी जो 10 के पावर के कैरेक्टर होते हैं उनको एक साथ आप सॉल्व कर देंगे। तो आपको जो कैलकुलेशन आपको करना होगा वो आपका इजी गोइंग होगा और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। एक पॉजिटिव प्लेट है, या नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। तो अगर इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है तो इसके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रिक लाइन दिखाया गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव आप यूनिफॉर्मली कई आप बना सकते हैं, कई जगह आप बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन फिगर चूंकि ज़्यादा डेंस हो जाएगा इसलिए केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म कंडीशन में है। एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज माइनस ही है, उसका मास m है, उसको v वेलोसिटी से थ्रो किया गया। तो अगर इसको v वेलोसिटी से फेंका जाए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल सीधे एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो अभी आपको हम बताए हैं कि इस पर नेगेटिव है तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा F = QE। तो यहाँ पर चार्ज E है इसलिए लगने वाला फोर्स EE हो जाएगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यह फोर्स आपका इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। यानी जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स आपका काम करने लगेगा। अच्छा, इसका मास अगर m है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो E/m अलोंग y एक्सिस इस पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है, इसलिए इस फोर्स का इस वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अपने फोर्स के अलोंग एक नई वेलोसिटी जनरेट कर लेगा। तो एक वेलोसिटी ये है और इसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी जनरेट होती जाएगी जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। उन दोनों वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में यह चार्ज पार्टिकल इस तरह से जो ये रेड ट्रैक दिखाया गया है इस पर चलता हुआ चला जाएगा, ये उधर की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर किस वेलोसिटी से ये एग्जिट करेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल डायरेक्शन से थीटा, और ये कितना शिफ्ट हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। तो ये 3 प्रॉब्लम हम लोग इसमें करते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो बिहेव होगा वो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, जैसे आप 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं। तो आप देखिएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस वह v है, और इस वेलोसिटी के अलोंग कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है।
लेकिन वाई एक्सिस के अलांग कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के अलांग एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के अलांग वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, और वाई एक्सिस के अलांग वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वह इस वेलोसिटी को कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जाएगा v इक्वल टू u प्लस at के अकॉर्डिंग, और इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्लेट की लेंथ है वो l है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, t इक्वल टू डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो t इक्वल टू l बाई वी, तो यह पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इतना टाइम यूज करेगा। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों कि जितने टाइम में यह एक्स एक्सिस के अलांग की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगी, उतने ही टाइम में ये वाई एक्सिस के अलांग का जो एक्सेलरेशन है वह इस वेलोसिटी 0 को इंक्रीज कर देगा। अब आप नए डायग्राम आप देखेंगे कि ये वेलोसिटी v है, यहाँ भी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v है, वाई एक्सिस पर इनिशियली 0 है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ करके बच्चों मान लीजिए हो गया v डैश। तो जो टाइम ड्यूरेशन एक्स एक्सिस के अलांग का होगा वही टाइम ड्यूरेशन वाई एक्सिस के अलांग का होगा, यानी इस टाइम का यूज इस वेलोसिटी के इंक्रीजिंग बिहेवियर में हम कर सकते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लग रहा है a। तो हम लोग मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी v डैश है, v डैश, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर आप गौर करिएगा वाई एक्सिस के अलांग जो एक्टिविटी हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलांग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इस वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो v डैश इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू ई बाई एम पुट कर दिए और t की वैल्यू l बाई वी पुट कर दिए। इस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी v डैश मिल जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम लोगों के पास दो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलांग एक्स एक्सिस वो इनिशियल जो v था वही अब भी है, और वेलोसिटी अलांग वाई एक्सिस ये v डैश है, उसकी वैल्यू हमें मिल चुका है EEL बाई एम वी। अब ये वेलोसिटी अलांग वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी अलांग एक्स एक्सिस है, तो जो पार्टिकल है वो इन दोनों के रिजल्टेंट से एग्जिट होगा। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे हम अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के फार्मूले से, और इस वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी कैपिटल V डिनोट किया जा रहा है। इसका डायरेक्शन सपोज करिए एक्स एक्सिस से कितना है, थीटा है, तो ये v डैश है तो ये भी v डैश होगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इक्वल टू v डैश बाई v डैश की वैल्यू EEL बाई एम वी अपान नीचे v रखेंगे तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। अब जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि जो जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से देखिए धीरे धीरे उधर की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलांग काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमको डायरेक्शन तो मिल गया, अब हम लोग नेट वेलोसिटी देखते हैं और ये कितना शिफ्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए देखिएगा, ये दो वेलोसिटी हमारे पास है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैपिटल V इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर। v इनिशियल वेलोसिटी है, v डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगा। अब हम लोग एक अगला इसी में जो क्वेश्चन की बात करते हैं कि यह जो चार्ज पार्टिकल है अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता तो सीधे इस डॉटेड लाइन पे मूव करता, मतलब अलांग एक्स एक्सिस, लेकिन इस एक्सेलरेशन के नाते ये कितना शिफ्ट हो जाएगा अलांग वाई एक्सिस। इस डिस्टेंस को निकालते हैं, तो यह डिस्टेंस इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा।
मतलब वाई एक्सिस के अलांग जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी अलांग वाई एक्सिस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलांग वाई एक्सिस, उन्हीं दोनों से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मोशन का सेकंड इक्वेशन आप जानते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलांग वाई एक्सिस, ये वाई, इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप इस वेलोसिटी का यूज यहाँ पर नहीं करिएगा जो वेलोसिटी अलांग एक्स एक्सिस है, इसलिए ये वेलोसिटी 0, टी हाफ ए टी स्क्वायर। आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, ई बाई एम, और टी निकाल चुके हैं एल बाई वी होल स्क्वायर। इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए और हमको मिल गया कि ये चार्ज पार्टिकल कितना शिफ्ट हो जाएगा, y इक्वल टू ई कैपिटल ई एल स्क्वायर अपान 2m वी स्क्वायर। इस तरह से जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में वह प्रोजेक्टाइल जैसा बिहेव करता है। जैसे देखिए, फिर वापस क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये इस डायरेक्शन में है और इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस केस में इस वेलोसिटी पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं काम करेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं काम करेगा। कारण क्या है कि अगर ये कंपोनेंट ए है तो इसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट हो जाएगा ए cos 90 और ए cos 90 0 होगा। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट 0 होता है। तो इस तरह से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, प्रोजेक्ट किया जाए, तब आप उसका इस तरह से लोकेशन, डायरेक्शन और कितना शिफ्ट होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर चुके हैं। अब बच्चों मान लीजिए कि ये एक आर्क है, आर्क ए बी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यह आर्क सेंटर पर थीटा रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस चार्ज्ड आर्क के कारण इस सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, अगर टोटल चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q है और इस आर्क का रेडियस कैपिटल R है, तो हम लोग सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर लिखना गलत होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम इस पूरे आर्क को पॉइंट चार्ज जैसा नहीं ले सकते हैं। तो इस आर्क से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आर्क, रेडियस और इस एंगल में एक रिलेशन आप जानते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। अगर एंगल को आप रेडियन में ले रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर्क हो गया r थीटा, मतलब इस पूरे आर्क की लेंथ हो गई। अब अगर इस पे टोटल चार्ज कैपिटल Q है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपान लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू Q अपान r थीटा हो गया। चूँकि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इस रिंग आर्क पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कहीं पर लेंगे। वह छोटा एलिमेंट जो लिया जाएगा उसकी लेंथ बहुत ही कम होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो बच्चों, हम एक छोटा एलिमेंट ले लिए, ये आपको रेड कलर से डिनोट किया गया है, इसकी लेंथ dl है। तो इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा, सपोज करिए आपका स्मॉल q। इस एलिमेंट का जो लोकेशन है, इस आर्क को इस तरह से हमें रखना है कि इस x एक्सिस के ऊपर आधा पार्ट रहे और x एक्सिस के नीचे आधा पार्ट रहे। मतलब इस आर्क को बिल्कुल हाफ हाफ रखना है अबाउट x एक्सिस। अब यह जो एलिमेंट है वो x एक्सिस के साथ फाई एंगल पर रखा गया है और यह एलिमेंट सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपका d फाई है।
ये जो छोटा एंगल है ये आपका डी फाई है। जो वेरिएबल यहाँ यूज करते हैं एलिमेंट के साथ भी वही वेरिएबल यूज करते हैं। चूँकि इस एंगल को फाई एज्यूम किया गया है इसलिए इस स्मॉल एंगल को डी फाई लिखा गया है। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए फिर हम वही फार्मूला लिख रहे हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। एंगल हमारा डी फाई है, आर्क इसकी जो लेंथ है छोटे एलिमेंट की उसको डी एल लिया गया और रेडियस आर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया है इसकी लेंथ हमें मिल गई डी एल इक्वल टू आर डी फाई। चूँकि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज होल्ड होगा, Q इक्वल टू लैम्डा डी एल हो जाएगा। अगर इस छोटे एलिमेंट की लेंथ डी एल है और लैम्डा डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर कितना चार्ज होल्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। तो और डी एल की वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट कर लीजिए आर डी फाई। तो आपको इस पर जो चार्ज होल्ड हुआ है उस चार्ज की वैल्यू फाई के टर्म में आपको मिल जाएगा। अब पूरे रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पूरे को लेने के बजाय हम इस छोटे एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वह पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। और ध्यान दीजिएगा अगर इस पूरे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज जो डीएल एलिमेंट के ऊपर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से दूर, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। यह जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया गया है वह इस छोटे एलिमेंट पर जो चार्ज होल्ड है यानी जो पॉइंट चार्ज है इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये फाई है तो ये भी एंगल आपका फाई हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट कैपिटल ई इक्वल टू के चार्ज अपॉन डिस्टेंस। बच्चों ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी फाई पुट कर दिए बाई आर स्क्वायर, एक आर आपका कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के लैम्डा बाई आर डी फाई। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा अगर इस पूरे रिंग पर हम इस तरह से अगर छोटा छोटा एलिमेंट हम कई ले लें तो यह छोटा एलिमेंट ओवरऑल इस पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यह जो रिंग आप लेंगे ये इनकी संख्या इन्फिनाइट ली जाएगी। तो अब हम लोग करते क्या हैं, चूँकि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना आर्क का पार्ट है उतना नीचे ही है। तो इस चीज़ को एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर यह जो आर्क है वह एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बिहेव करेगा। तो यहाँ से फाई एंगल पर एक एलिमेंट यहाँ पर लिया गया ऊपर, ये एंगल आपका फाई है। तो फाई एंगल नीचे भी हूबहू दूसरा एलिमेंट ले लिए, ये भी एंगल आपका फाई है, ये भी एंगल फाई है। यानी अब हम दो एलिमेंट ले रहे हैं फाई फाई एंगल पर। तो ऊपर वाले के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा पॉजिटिव से दूर, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और जो नीचे छोटा सा एलिमेंट लिए हैं इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी दिस चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज ई, ये भी होगा। चूँकि दोनों पे चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब हम दोनों एलिमेंट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसको करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर देंगे। फाई के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा ई कास फाई, ई साइन फाई। तो यह जो एलिमेंट है यह आपका रिजॉल्व हो गया। यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन फाई और ई कास फाई में रिजॉल्व हो गया। और जो इस एलिमेंट, यह एलिमेंट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसको रिजॉल्व कर दीजिए, ई कास फाई ई साइन फाई हो गया। अब चूंकि ई साइन फाई दोनों अपोजिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो दोनों एलिमेंट के नाते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा ई कास फाई प्लस ई कास फाई मीन्स 2 ई कास फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ एलिमेंट्स,
यहाँ पर हम दोनों एलिमेंट के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं 2E cos फाई। चूँकि दोनों बहुत छोटे एलिमेंट हैं तो दोनों छोटे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगा, उसको हम DE से डिनोट कर रहे हैं। तो DE इक्वल टू 2E cos फाई। E की वैल्यू K लैम्डा बाई R D फाई ऊपर से पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एलिमेंट के नाते। अब अगर हम इस रिंग पर इस तरह से छोटे 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 एलिमेंट तमाम ले लें इन्फिनाइट, और उन सब का सम कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो जो सम करने का प्रोसेस होता है उसी को हमारा इंटीग्रेशन करता है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा पूरा रिंग है, एक्स एक्सिस के अबाउट दोनों ऊपर नीचे बराबर लिया गया है। चूँकि हमारा जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल हमारा थीटा था, तो आधा एंगल आपका हो जाएगा θ/2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू होल आर्क इंटीग्रल 0 टू θ/2, और पीछे से जो वैल्यू हमारा है DE का 2K लैम्डा बाई R cos फाई D फाई, उसको हम पुट कर दिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हम इंटीग्रेशन 0 से θ/2 ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसका ये रीज़न है कि हम ऊपर और नीचे दो सिमेट्रिक पॉइंट पर एलिमेंट ले लिए हैं, और ये दोनों के नाते हम ले लिए हैं। इसलिए जब आप हाफ पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों का से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रल 0 टू θ/2 हुआ। 2K लैम्डा बाई R कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन cos फाई D फाई होगा। कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले होते हैं, गिन करके 2-4 वही फिजिक्स में हम यूज करते हैं। अब cos फाई का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin फाई, इसको फिर बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को यहाँ पर बाद में लिखा जाता है। फिर इसके बाद का रूल है कांस्टेंट नीचे आ गया, अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो फाई के प्लेस पर θ/2 रखेंगे और फिर यहाँ 0 रखेंगे, बीच में माइनस लगाना है। sin 0 0 ये टर्म आपका छूट जाएगा और आपको रिजल्ट मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क K 2 लैम्डा बाई R sin θ/2। बच्चों यहाँ पर आप चाहें तो लैम्डा की वैल्यू भर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी आप रख देंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो चार्ज के टर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैम्डा है वो Q/R थीटा के टर्म में है। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा रेडियन यूज करना है। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब इसमें कुछ कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं, फॉर सेमी सर्किल, अगर ये जो आर्क है वो सेमी सर्किल के शेप में हो तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर ये सेमी सर्किल होगा तो हमारा जो ये पूरा एंगल सबटेंड करेगा आर्क वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो θ/2 90 डिग्री हो जाएगा। इस θ/2 90 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो E इक्वल टू K 2 लैम्डा बाई R sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E इक्वल टू K 2 लैम्डा बाई R, K 2 लैम्डा बाई R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपान पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो यहाँ पर हाफ है तो πr होगा। अगर हम इस लैम्डा के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, k की वैल्यू 1/4πε0 2/r और लैम्डा की वैल्यू Q/πr, तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 2Q/πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क।
लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पर सीधे देख लीजिए कि अगर हमारा पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल, तो पूरा सर्किल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। तो अगर पूरे सर्किल के कारण सेंटर पर, अब इसमें एक कंडीशन और लेते हैं। सपोज करिए कि ये पूरा कंप्लीट सर्किल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सेंटर पर कितना एंगल ये सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। तो अगर हम थीटा की जगह पर 360 पुट कर देंगे तो 360/2 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो इससे पूरा 0 हो जाएगा और सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आपको मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन आप पहले भी कर चुके हैं, इस रिजल्ट को आप पहले भी निकाल चुके हैं कि अगर एक चार्ज रिंग है तो उसके कारण उस पर जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से आप इस रिजल्ट का यूज अलग अलग एंगल सबटेंड करने वाले चार्ज्ड आर्क में अप्लाई कर सकते हैं। वह सेंटर पर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा हो या सेंटर पर 120 डिग्री सबटेंड कर रहा हो, कोई भी एंगल अगर आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो यहाँ पर पुट करके आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेसन में जो न्यूमेरिकल हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और उसका ठीक प्रकार से आप अभ्यास करेंगे।